जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे है ना क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे जो पार्ट 3 होगा। और इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। और यह पार्ट 3 यानी पार्ट 1 में हम पढ़ाए हैं फ्रांस में क्रांति कैसे हुआ था, है ना। फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे होती है, आखिर कब राष्ट्रवाद की उत्पन्न होती है, इन तमाम बिंदुओं में फर्स्ट पार्ट में बनाए हैं। नेपोलियन कैसे हारा, सेकंड पार्ट में बनाए हैं। सेकंड पार्ट में बताया है कि नेपोलियन कैसे हारा और जुलाई क्रांति क्या है, मेटरनिक व्यवस्था क्या है। सेकंड पार्ट में है, लेक्चर भी है, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप भी है। इस पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर के पार्ट में पढ़ेंगे यूनान में क्रांति, मतलब यूनान कैसा देश है, वह पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया, यानी पहले आज़ाद था, फिर उसको कैसे गुलाम किया गया, गुलाम हो गया तो जब उसको आज़ादी पाने में क्या क्या उसको करना पड़ा, तमाम बिंदुओं पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर इसके बारे में पूरी जानकारी अगर प्राप्त करना हो तो मेरे अमित एजुकेशन सेंटर 21 का एक चैनल बना है, उसमें प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो है, जाकर वहाँ से देख लीजिए। देखने के बाद भी जितने भी सारे आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आप हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर के यानी पॉइंट यानी यूनान में क्रांति के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनान किस साम्राज्य के अंदर चला गया। यूनान, तो दोस्तों यूनान जब यूनान पर कब्जा किया तो तुर्की के द्वारा एक ऑटोमन साम्राज्य बनाया गया था, उसके अंदर चला गया। तो ऑप्शन क्या होगा, एक। ऑप्शन क्या होगा, एक, ऑटोमन साम्राज्य के अंदर चला गया। दूसरा दोस्तों बात है कि तुर्की किस शताब्दी में कमजोर हो गई। तुर्की किस शताब्दी में कमजोर हो गई, तो दोस्तों तुर्की 18वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गई। तुर्की 18वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गई और यूरोप को लोग कहने लगा कि यह मरीज है, यानी इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा यूरोप का मरीज किसे कहा गया है, तो तुर्की को। यह कहाँ के लोग कहने लगा, तो यूरोप के। कोई दिक्कत है दोस्तों? आगे चलते हैं कि मेटरनिक के कहने पर कौन जो था यूनान का मदद करना छोड़ दिया। मेटरनिक कहने पर तो रूस का जार जो था मेटरनिक कहने पर क्या कर दिया, इसका साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक बार रूस साथ छोड़ दे रहा है, एक बार रूस इसका साथ दे रहा है। यानी पहली बार जब लड़ाई यूनान से होती है तो इसमें है ना रूस इसका साथ नहीं दे रहा है, यूनान का रूस साथ नहीं दे रहा है। लेकिन बाद में फिर रूस गया उसका मदद करने, यूनान जब गया रूस के पास मदद के लिए, तो दूसरे युद्ध में यूनान इसका क्या करता है, रूस इसका क्या करता है, मदद करता है। यानी पहली बार में जब रूस आ रहा है, पहली बार में तो रूस मदद नहीं कर रहा है, तो किसके कहने पर नहीं कर रहा, तो मेटरनिक के कहने पर। तो ऐसा क्यों हुआ, मेटरनिक क्यों कह दिया कि यूनान का मदद क्यों नहीं कीजिए, मतलब ऐसा क्या हो गया जो मेटरनिक रूस के जार को कभी मदद नहीं करने के लिए। तो ऐसा इसलिए हो गया कि यूनान में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी। आई मेटरनिकवा जो था ना बड़ी खतरनाक आदमी था। जहाँ जहाँ राष्ट्र की भावना उत्पन्न होता था ना, वहाँ इसके लिए एकदम ही कट्टर विरोधी था, कहता था कि इसका साथ मत दो। यानी मेटरनिक राष्ट्रवाद का कट्टर विरोधी था। तो यूनान में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई तो वह रूस का साथ देने के लिए मना कर दिया। रूस का साथ देने के लिए मना कर दिया। कौन मना कर दिया, कौन, मेटरनिक। किसको मना कर दिया, यानी पहली बार में रूस आ रहा है तो यूनान का साथ नहीं दे रहा है, फिर बाद में रूस कुछ सुधार होता है तो बाद में रूस है ना क्या होता है, यूनान का साथ देता है। तो दोस्तों इस समझ गए होंगे। अगला है रूस के जार ने किसे बंदी बना लिया। तो दोस्तों रूस के जार ने हिप्साल्टी को बंदी बना लिया। हिप्साल्टी जो था जब यूनान और तुर्की में लड़ाई हुआ ना, तो यूनान का नेतृत्वकर्ता हिप्साल्टी को बनाया गया, है ना। तो रूस ने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला है रूस किस ओर से लड़ रहा था। यानी प्रथम बार में जब रूस आया तो किस ओर से लड़ रहा था, तो तुर्की की ओर से लड़ रहा था। किसके कहने पर, तो मेटरनिक के कहने पर रूस किसकी ओर से लड़ा। तो अब कहिए कि सर अगर बताइए, अगर मेटरनिक नहीं कहता तो रूस यूनान की ओर से लड़ता, तो हाँ, अगर मेटरनिक नहीं कहता तो रूस किसकी ओर से लड़ता, यूनान की ओर से लड़ता। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला कथी है, अगला है यूनान का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हिप्साल्टी कर रहा था। कौन कर रहा था, हिप्साल्टी कर रहा था। अगला देखते हैं किसे यूरोप का मरीज कहा गया है, तो तुर्की को। दोस्तों किसको कहा गया है, तुर्की को कहा गया है। अगला है राष्ट्रवाद की भावना कहाँ उत्पन्न हुई, यूनान में, तुर्की में, भारत में, अमेरिका में। तो दोस्तों ये राष्ट्रवाद की भावना यूनान में उत्पन्न हुई। राष्ट्रवाद की भावना कहाँ उत्पन्न हुई, यूनान में उत्पन्न हुई। आगे देखते हैं कि दूसरा विद्रोह कब हुआ। यानी इस यूनान के युद्ध में, यानी यूनान को आज़ादी पाने के लिए दो विद्रोह हुआ। प्रथम विद्रोह जो हुआ ना, उस विद्रोह में
यूनान को भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। और दूसरा भी विद्रोह हुआ तो मोरिया नामक द्वीप पर विद्रोह हुआ। कहाँ विद्रोह हुआ? और बहुत व्यापक विद्रोह हुआ। कैसा विद्रोह हुआ? व्यापक। तो कहेगा कि दूसरा विद्रोह कब कहाँ हुआ? तो मोरिया द्वीप में। कहाँ हुआ था? मोरिया द्वीप में। अगला दोस्त देखते हैं, यूनान का मदद कौन कौन देश किया? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सभी। तो दोस्तों यूनान का मदद बाद में जब मोरिया द्वीप में युद्ध हुआ है ना, तो इसका साथ ब्रिटेन भी दिया, फ्रांस भी दिया, रूस भी दिया, और यानी तीनों दिया। इसका आंसर होगा सभी। आगे देखते हैं दोस्तों, तुर्की का मदद कौन किया? तुर्की। अब जब यूनान का मदद 3 गो देश कर रहा था तो उधर तुर्की का भी मदद करने वाला एक देश आ गया था जो मिस्र था। कौन था? मिस्र। तो इसका साथ यानी तुर्की का साथ सिर्फ मुसलमान ने दिया। तुर्की के साथ कौन दिया? मुसलमान। और मिस्र का एक राजा था जिसका नाम था पाशा मोहम्मद, वही इसका क्या दिया? साथ दिया। तो जब यही मिस्र के राजा जब आया ना, इसका सैनिक तुर्की का साथ दिया, तो जब तुर्की का युद्ध यूनान से हो रहा था तो यह तुर्की की ओर से कौन लड़ा? पाशा। कौन लड़ा? पाशा। और गया यूनान के 20,000 सैनिकों का क्या कर दिया? मौत से मार दिया, है ना। उसके बाद में 3 देश किसका सहायता करने लगा? यूनान का। किसका सहायता करने लगा? यूनान का। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि मिस्र के कौन तुर्की का मदद किया? मिस्र के कौन? तो पाशा नाम का एक मोहम्मद था, वही क्या किया? इसका मदद किया। अगला है कि मिस्र तथा तुर्की ने मिलकर किससे युद्ध किया? हाँ, मिस्र और तुर्की ने किससे मिलकर युद्ध किया? यानी तो इसमें किससे युद्ध किया? यूनान से। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। नहीं दोस्तों, इसका यूनान आंसर नहीं हो जाएगा। मिस्र और तुर्की से बाद में जब युद्ध हुआ तो यूनान का साथ दिया कौन कौन? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और यूनान, यानी सभी। यानी 2 देश एक ओरी हो गया और 4 देश एक ओरी। यानी जब मिस्र और तुर्की एक साथ हो गया ना, तो जब मिस्र और तुर्की मिलकर यूनानियों को 20,000 को मार दिया, तब यूनान का साथ देने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और यूनान एक ओरी हो गया। कितने ओरी हो रही? ओके या एक ओरी हो गया तुर्की और मिस्र। एक ओरी तुर्की और मिस्र। कोई दोस्तों दिक्कत? तो इसका आंसर होगा सभी। अगला है कि इस युद्ध में कौन हारा? तो दोस्तों ऑटोमेटिक है कि 4 देश जब एक ओर हो जाएगा, 2 देश एक ओर हो जाएगा, तो कौन देश हारेगा? 2 देश वाला। तो इस युद्ध में तुर्की ने हारा। कौन हारा? तुर्की ने हारा। अगला है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की जब तुर्की हार गई है ना, तो एड्रियानोपुल की संधि हुई। तो इस संधि कब हुआ था? तो यह संधि 1829। ऑप्शन ए। जब तुर्की हार गया तो जब यह रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनान, ये 4 देश बच गया। अभी चारों देश में रूस कहने लगा कि हम किस पर अब कब्जा करेंगे? यूनान पर कब्जा करेंगे। रूस किस पर कहने लगा कि हम यूनान पर कब्जा करेंगे। तो भी बहुत दिक्कत हो गया, तो यूनान ने नहीं माना। यूनान ने यूनान तुर्की वाले से पीछा छोड़ाया, है ना। जब तुर्की हार गया, चला गया, तब रूस कहने लगा कि हम इस यूनान पर अब कब्जा करेंगे। तो यूनान कहा कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर अब यह युद्ध रूस से होने लगा। किससे होने लगा? रूस। तो फ्रांस वाले ने भी कहा कि यह बात तो एकदम गलत है, रूस तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू बताओ, तू कैसे यूनान पर कब्जा करेगा? तो फिर युद्ध चालू हो गया। यानी अब रूस एक ओरी हो गया, अब फ्रांस, ब्रिटेन और यूनान एक ओरी होकर युद्ध करने लगा। कोई दिक्कत? अंत में क्या होता है कि वो भी युद्ध को क्या कर देता है? हार जाता है। कौन हार जाता है? रूस। अगला है जब तुर्की हार गई तब यूनान किससे युद्ध होने लगा? तो रूस से। किससे यूनान होने लगा? जब तुर्की हार गई तो यूनान का किससे युद्ध होने लगा? तुर्की से होने लगा। जब यूनान और रूस के से युद्ध हुआ तो कौन पराजय हुआ? पराजय का मतलब दोस्तों होता है हार। पराजय का मतलब होता है हार। तो उसमें रूस हारा। कौन हारा? रूस हारा। अगला देखते हैं दोस्तों, किस संधि के बाद यूनान स्वतंत्र बन गया? तो एड्रियानोपुल और कुस्तुनतुनिया, यानी ऑप्शन सी, दोनों, यानी दोनों संधि के बाद, है ना, यूनान क्या हो गया? स्वतंत्र देश बन गया। अगर सही से बात करें तो कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद यूनान क्या बन गया? एक स्वतंत्र देश बन गया। जब रूस हार गया ना, तो कुस्तुनतुनिया की संधि हुआ। उस कुस्तुनतुनिया की संधि में यह बताया गया कि अब यूनान पर किसी प्रकार किसी देश का कब्जा नहीं रहेगा। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा, इस पर कोई भी आकर कब्जा नहीं कर सकता है। तो कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद रूस क्या हो गया? यूनान क्या होगा? स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। तो अगर इसका ऑप्शन का है तो एड्रियानोपुल और कुस्तुनतुनिया। जब कहेगा
पूर्ण रूप से स्वतंत्र किस संधि के बाद हुआ? तो कुस्तुनतुनिया कहिए, कथी कहिएगा? कुस्तुनतुनिया। कोई दिक्कत? अगला दोस्तों है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुआ और 3 साल के बाद में इसका संधि हुआ जो 1832 में हुआ, ऑप्शन सी। अगला दोस्तों देखेंगे जब यूनान स्वतंत्र देश बन गया तब उसका राजा कौन बना? दोस्तों जब यूनान स्वतंत्र देश बन गया तो उसका राजा कौन बना? तो ऑटोमेटिक बात है, जब कुस्तुनतुनिया की संधि हो गया तो यूनान एक स्वतंत्र देश बन गया तो इसका राजा कौन बना? तो एक बबरिया नाम का ऑटोमन साम्राज्य था, राजा था, उसी को क्या बनाया गया? यूनान का राजा बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो। दोस्तों समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि सारी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो के पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ से देख लीजिए ताकि पूर्ण समझ में आ जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू दोस्तों।